नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे पीबी द्वारा जो पीबी एग्जामिनेशन बोर्ड हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2018 में हुआ था 1 फरवरी का, और आज का जो 150 क्वेश्चंस रहेंगे। ओल्ड पेपर पूरा सॉल्व पेपर करेंगे, क्या क्या राइट आंसर है, जो रॉन्ग क्वेश्चन के आंसर थे उनको भी करेंगे। साथ ही साथ 50 प्रश्न आप सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, क्योंकि ये सभी के लिए पूछा जाता है। और अंत में 100 प्रश्न जो है आज के सब्जेक्ट में जियोग्राफी के करने वाले हैं। तो 50 प्रश्न सभी आज सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे जनरल हिंदी, जनरल जीके, रीजनिंग वगैरह के प्रश्न रहेंगे, पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। तो वो आपके जो 100 प्रश्न करेंगे वो जियोग्राफी के करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो पहले जनरल हिंदी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपका अगला जो क्वेश्चन होगा उसके करेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। तो आप सभी लोग जानते हैं विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वह क्या होता है? एक डंडा और नीचे एक छोटी सी बिंदी। ये क्या होता है? विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला है वाला प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो वाला, तो बालपन वाला, बाली वाला, गाने वाला, बाला वाला। तो आप सभी लोग जानते हैं वाला प्रत्यय से बना जो निम्न शब्द है वह है गाने वाला। वाला प्रत्यय से बना, प्रत्यय बाद में होता है, वो सिर्फ पहले लगता है, गाने वाला। तो यहाँ पे वाला प्रत्यय जो हो जाएगा किसमें है? गाने वाले में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, चिंत का विलोम क्या होता है? जी हाँ, चिंत का विलोम क्या होता है? तो चिंत का जो विलोम होता है वह आपका अचिंत होता है। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, बार बार कही गई उक्ति क्या कहलाती है? तो कोई भी बार बार जो कही गई उक्ति होती है उसी को ही पुनरुक्ति कहा जाता है। कोई भी चीजें बार बार करना, कहते हैं पुनः अभ्यास करना, बार बार करना, पुनः प्रक्रिया दोहराना, तो पुनरुक्ति की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छियो, नहीं नैनन के जल सो पग धोयो में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, पानी परात को हाथ छियो, नहीं नैनन के जल सो पग धोयो। अब जो पानी की परात है उसको हाथ से छुए बिना नैनन के जो नहीं नैनन के जल सो पग धोयो, यानी नैनन के जल मतलब आंखों के जल से, यानी कि आंसुओं से जल को जो है पग धोयो है। तो ये इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की गई है, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीश का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो शीश का शुद्ध रूप जो होता है वो दोनों सासेटी वाले होते हैं, शीश। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आड़े हाथों का लेना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाता है, क्या हो जाता है सभी बताइए? खरी खोटी सुनाना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी के लिए क्वेश्चन कंपलसरी है आज सब्जेक्ट के लिए, जो 50 प्रश्न करेंगे। लर्निंग शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित परिभाषिक शब्दावली का चयन करना है। तो लर्निंग शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित परिभाषिक शब्दावली कौन सी हो जाएगी? वह होगा अधिगम। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, चांदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो चांदी का जो पर्यायवाची होता है वह होता है चंद्रहास। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कर मसूर नाचत नगन, लखी हलधर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, मनहु पिए भी भांग। कौन सा आपका रस पूछा जा रहा है यहाँ पे? तो हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, तो यहाँ पे हंसने की बात कर रहे हैं। मनहु पिए सी भांग, जैसे भांग पिए हों। तो अगर हंसी हंस गोपी फिर हंसती हैं और मानो ऐसे लग रहा है जैसे भांग पिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका हास रस हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए जनरल इंग्लिश है, इसके हम बाद लास्ट में करेंगे जनरल इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके पहले जनरल नॉलेज के प्रश्न कर लेते हैं। सभी लोग तैयार हैं? जनरल नॉलेज के पहले प्रश्न करेंगे। जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछा गया था कि 2022 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन होगा। तो जो फुटबॉल 2022 विश्व कप अभी हुआ है, जिसमें सभी लोग जानते हैं मेसी का नाम इतना उभरा हुआ है, तो 2022 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला जो कंट्री है, जो देश है, वह आपका कतर, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 में लिंग अनुपात के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिलों को नंबर 1 स्थान दिया गया। तो बालाघाट को दिया गया है लिंग अनुपात में देखा जाए तो। और देखिए जनगणना मैंने देखा है अभी तक, एक पेपर किया है मैंने हिंदी का, इसके पहले इंड स्क्रीन पर आपको दे दिया जाएगा। तो जनगणना 2011 से संबंधित प्रत्येक पेपर में प्रश्न पूछा गया था। अगला, मटकी नामक लोक नृत्य रूप मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो मटकी नामक जो लोक नृत्य है वह आपके मालवा क्षेत्र पर जो है प्रचलित है। सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी की आयु वर्ष पूरी होने पर कुल राशि का भुगतान किया जाता है। तो लाडली लक्ष्मी जो योजना है मध्य प्रदेश की, इसमें किस आयु वर्ष को पूरे होने पर कुल राशि का भुगतान किया जाता है। तो जब बच्ची जो है, बालिका जो 21 वर्ष पूर्ण हो जाती है, उस लाभार्थी की कुल राशि का भुगतान पूरा कर दिया जाता है। तो 21 वर्ष की बात करेंगे, ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक कितनी बार जीता है। तो ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी जो है स्वर्ण पदक लगभग 8 बार जीता है। थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है, यह प्रश्न पूछा गया था। अगला है कि मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सभी जानते हैं भोपाल पर स्थित है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। और जीके का प्रश्न, 10 जीके प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी जानते हैं। लेखक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा द जंगल बुक का काल्पनिक बालक चरित्र था, किसका था। सभी लोग जानते हैं मोगली। आपने टीवी सीरियल वगैरह में देखा भी होगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो जाता है, जो हम ऑलरेडी देखते सुनते हैं, वही प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित पुरस्कारों में किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है। वह है महात्मा गांधी पुरस्कार। पहला ऑप्शन सही कर लेना। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय मूल के त्रिनिदादियन लेखक कौन थे। जी हाँ, त्रिनिदादियन जो लेखन थे वह कौन थे। वह आपके कहलाते BS नायपाल। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना। अब जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। लुप्त संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। 4, 196, 16, 169, 144, 64 दिया गया। अब देखिए 196 दिया गया है, 16 देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16 दिया गया है। अब यहाँ 16 और 64 के बीच ऐसी संख्या वर्ग छांटिए जो ऑप्शन में दी गई है। तो 36 और 81 दो ही दिए गए हैं। क्या दिया गया है, एक 9 का वर्ग 81 होता है, एक 6 का वर्ग। तो 64 से कम होना चाहिए और 16 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो 6 का वर्ग है 36 वाला, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमें आपका रीजनिंग वगैरह बहुत ही सिंपल रीजनिंग पूछी जाती है। देखिए औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात कर लें, सभी संख्याओं के योग बटे उनकी संख्या आप लोग डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 50 ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था, नीचे दी गई श्रृंखला अक्षर एवं संख्याओं का अनुप्रयोग प्रयोग करती है, गलत संयोजन का पहचानना है। तो FT 85 DF 77 ER, FT 85 DF 77 ER, FT 85 DE, देखिए यहाँ पे अलग दिया गया है। तो ये देखिए क्या हमें डिसाइड करता है, हमारे आँखों की दृष्टि पर डिसाइड करता है कि अगर कहीं थोड़ी आँखें में प्रॉब्लम है तो हो सकता है। अगर आपकी आँखें सही है तो ये आपको मिस्टेक जो दी रहती है वो पहचान जाएंगे। तो यहाँ पे जो अनुक्रम का जो संयोजन
गलत है वो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड दिया गया है तो थर्ड वाला कर लेंगे। और इस टाइप का जरूर प्रत्येक पेपर में प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग में। ए और बी एक साथ काम के एक भाग को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, बी अकेले उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कितने दिनों में ए अकेले उस काम को समाप्त कर सकता है। तो हमारी अगर मैथ्स की क्लास आपने ज्वाइन किया होगा, जब हम एमपी वर्ग 3 की मैथ्स क्लास कर रहे थे, तो यही आपके कार वाला प्रश्न हमने किया भी था, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 20 दिवस आएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते को ठीक समान कौन सा एक नहीं है, ये आपको बताना। अब ये पता दिया गया है, कौन सा ठीक एक समान नहीं है वो हमें बताना है। नीचे ऑप्शंस दिए गए, देखिए जो थोड़ा आपके कंपेरिजन देखा जाए सेकंड और थर्ड में, तो ग्राउंड फ्लोर 59, गवर्नमेंट एसटी सिडनी, NSW 2000 ऑस्ट्रेलिया 02, ये सारी चीज़ें दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें देखना है कौन सा आपका जो गलत दिया गया है। ठीक है, यही तो पूछा जा रहा है। तो जो हमारा दिए गए ठीक कौन सा एक नहीं है, तो सभी समान में देखा जाए, देखिए क्योंकि ऑप्शंस में जो दिया गया है वो हमारा दिया कि ग्राउंड फ्लोर 59, गोलवर्न ST सिडनी, NSW 2000 ऑस्ट्रेलिया +61 02 89 87 3700, ये सारी चीज़ें दी गई। इस पर हमें हमें मिलान करना है कि 4 पता दिया गया है और 4 पतों में ठीक एक समान कौन सा नहीं। अब थोड़ी चीज़ें यहाँ पे मिसप्रिंट होगी और उतने भी हमें बताना है। तो यहाँ पे जो देखिएगा थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे PB द्वारा सही माना गया है। बाकी बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 75 लोगों के समूह में उनमें से 32 को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, उसमें से 56 को सामान्य जल पसंद है, प्रत्येक को 2 में से कम एक पेय अवश्य पसंद है, तो कितने लोगों को दोनों पसंद है। 75 लोगों का समूह है, 32 को कोल्ड ड्रिंक, 56 को सामान्य जल है। अब बताना है कोल्ड ड्रिंक और सामान्य जल कितने लोगों को जो है दोनों पसंद है। अब 56 और 32 जोड़िए, कितना हो रहा है, 6 2 8 और 5 3 8, कितना हो रहा है, 88 हो रहा है। 32 कोल्ड ड्रिंक पसंद है और 56 को सामान्य जल पसंद है। 75 लोगों का समूह है, प्रत्येक को 2 में से कम कम क्या दिया गया है, प्रत्येक को 2 में से कम एक पेय पसंद है, कितने लोगों को पसंद है। तो 75 टोटल हैं, 88 यहाँ का, 88 में 75 को माइनस कर दीजिए, 13 लोगों को जो है आपका दोनों पे पसंद है। तो दोनों पर जो पसंद है वह 13 लोग हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, दोनों को जोड़ देना है और 75 में माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट निकल आएगा। अगला प्रश्न है यदि A बराबर 1, FAT बराबर 27, तो FAITH बराबर क्या होगा। देखिए FAT का मान हमारा दिया गया है 27, जिसमें A का मान 1 दिया गया है। तो हमें अलग अलग आपका जो ना FAT का मान टोटल 27 है, हमें निकालना I और H का। तो ABCDEFGHI का 8 हो जाएगा और H का निकाल लीजिए, JKLMNOPQRSTU, H तो निकल गया आपका, ABCDEFGH, H का तो 8 आ रहा है, HI 9, जोड़िए कितना आ रहा है, तीनों को जोड़ लीजिए, 44 आ रहा होगा। ठीक है, अब पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। अब ध्यानपूर्वक समझना है और पेडागोजी के प्रश्न को यहाँ पे आपको आंसर करना है। प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था।
प्राथमिक शिक्षा निम्न में से प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सभी बताइए। तो प्राथमिक शिक्षा निम्न में से प्रयास के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। किसके प्रयासों से यह कार्यक्रम बन गई थी? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो राइट ऑप्शन माना गया था पीबी के द्वारा महात्मा गांधी, तो इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे देखिए भारत में जो है प्राथमिक शिक्षा के जो जनक थे वह आपके स्वामी सहजानंद थे, लेकिन ये आपको कमेंट करके बताइए ये प्रश्न कैंसिल हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी सही नहीं है, तो कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। क्लाज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की एक इकाई है, तो क्लाज ऑफ फ्रेज का नाम किससे संबंधित है? ये इसके भाषा की एक इकाई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए जो विधि सबसे उपयुक्त होती है वो होता है व्यवस्थित अवलोकन। अगला, मानवों में जीन इनमें स्थित होता है, तो मानवों में जीन किस में स्थित होता है? गुणसूत्र क्रोमोसोम। छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक किसके अधिक सक्षम होते हैं? तो छात्रों के बीच जो है व्यक्तिगत मतभेदों के अनुकूल निर्देशन देने में जो है छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक अधिक सक्षम होते हैं। तो किसके होते हैं अधिक सक्षम? सभी लोग बताइए। छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में, अनुकूल मतलब उनसे संबंधित। छात्र स्वीकार करें। एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, ये किसका संकेत है? तो कोई भी काम में अगर बच्चा ऊब रहा है तो ये संकेत करता है कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। कार्य जो है यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। सेकंड ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक खाली स्थान में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं। तो अधिगम के साथ अधिक जो चिंतित होते हैं वह कौन सा कहलाएगा? औपचारिक वातावरण कहला जाएगा। विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है जो अक्षम व्यक्ति को दी जाती है। जो व्यक्ति अक्षम होते हैं वह विशेष जरूरत वाली शिक्षा संबंधित हो जाती है। बुद्ध के स्टैनफोर्ड बिने स्केल को इस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था। तो पहली बार जो है 1916 में प्रकाशित किया गया था। अगला है, पद कल्पित प्रयोजनवाद फिक्शनल फाइनलिज्म इनके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो जो कल्पित प्रयोजनवाद है किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? आपके एडलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। अगला है, तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी निम्न के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो अल्बर्ट एलिस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का संकेतक है? तो वह विद्यार्थियों का उपलब्ध स्तर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है? तो प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक है। जब भी क्लासिकल शब्द आता सभी लोग जानते हैं ईपी पॉलाव की बात की जाती है। जब भी चिंपांजी की बात की जाती है, कोयलर की बात की जाती है। जब भी चूहे कबूतर की बात की जाती है, स्किनर की बात की जाती है। ठीक है। और पेडागोजी का 15 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया है आइए जान लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न है, अल्पकालिक स्मृति के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य दिया गया है? सीमित क्षमता, सूचना व संक्षिप्त भंडारण, असीमित क्षमता, 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि। तो अल्पकालिक स्मृति के संदर्भ में हमारा जो सत्य दिया गया है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है
वह हमारा हो जाता है सीमित क्षमता, सूचना का संचित भंडारण और 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि। ये अल्पकालिक स्मृति के संदर्भ में सत्य है, लेकिन असीमित क्षमता यह अल्पकालिक के संबंध में सत्य नहीं है। तो 1, 2, 4 किसमें दिया गया है देखिए, तो फोर्थ ऑप्शन में ऑलरेडी दिया गया है, 1, 2, 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। अब जियोग्राफी के 100 प्रश्न यहाँ पे करेंगे। तो जिनका सब्जेक्ट जियोग्राफी था, जिन्होंने चूज किया था, अब जियोग्राफी वाले भी आगे की जो वीडियो कॉफी के यहाँ पे हम 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला प्रश्न जो पूछा गया था, भारतीय जनगणना द्वारा वर्ग थर्ड शहर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रेंज के जनसंख्या आकार का उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20,000 से 49,999। पहला वाला ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें खालिस्तान नामक चट्टानों की श्रेणी से संबंधित है, तो अवसादी नामक चट्टानों की श्रेणी से संबंधित हो जाती हैं। कोयले तथा तेल का उत्पादन करने वाली कार्बनिक युक्त चट्टानें की बात करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रूर परिसर निम्न का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो किसका केंद्र है? जर्मनी। अगला प्रश्न पूछा गया था, शब्द रेगुर किससे संबंधित है? तो शब्द जो रेगुर है, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जानी जाती है, तो काली कपास मिट्टी शब्द रेगुर से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, दिए गए कथन को पढ़ना है और कौन सा कथन विकल्प सही दिया गया है? जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी अधिक होंगी, वायु उच्च से निम्न दाब की ओर गति करती है। दोनों कथन 1 और 2 सही है, दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत है, केवल 2 कथन सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी अधिक होंगी, क्योंकि ये दाब के कारण ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, और जो दाब ही नहीं रहेगा तो वायुमंडल में बाधाएं तो अवश्य उत्पन्न होंगी। साथ ही साथ वायु उच्च से निम्न दाब की ओर प्रगति करता है, बिल्कुल सही बात है। वायु उच्च दाब से निम्न की ओर प्रगति करता है। कहीं भी देखिए, जहाँ भी हमें सरल मिलेगा सरल की तरफ ही जाते हैं, कठिन की तरफ कोई जल्दी नहीं जाता है। लेकिन वायु की बात करें तो यह उच्च दाब से निम्न की दाब ओर गति करती है। तो दोनों कथन सही दिए गए हैं, तो दोनों कथन 1 और 2 सही हैं, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ये जो क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ था आपके एग्जाम में, कौन सा कैंसिल हुआ था कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में साक्षरता दर को व्यवस्थित करना है, आरोही अवरोही क्रम दोनों में। तो जो ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पे, वो आपका ऑप्शन जो है 1, 4, 3 और 2 दिया गया था। 1, 4, 3, 2। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसको सही माना गया है। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और वही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है कौन सा राइट होगा। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न जो है कैंसिल हुआ था। कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, इनमें से कोई नहीं, या हरात्मक माध्य। देखिए दोस्तों, कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक दो चरों के बीच के रेखीय संबंधों को संख्यात्मक मापन करता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ है, क्योंकि यह दो चरों के बीच के रेखीय संबंधों का संख्यात्मक मापन करता है। तो ये ऑप्शंस में नहीं है। तो गुणोत्तर माध्य वैसे सही माना गया है पीवी के द्वारा, ये भी आपका कैंसिल हुआ है क्वेश्चंस। अगला है, ये भी आपका क्वेश्चंस कैंसिल हुआ है। प्रत्येक दिन समान से अधिक या कम होता है समुद्र की हवा के साथ स्पष्ट और उज्जवल सुबह होती है, जैसे सूर्य आकाश में ऊंचा चढ़ता है, गर्मी बढ़ जाती है, काले बादल बनते हैं,
फिर बिजली के साथ बारिश आती है, लेकिन बारिश जल्दी खत्म हो जाती है। उपरोक्त पाठ निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? आपके देखिए काफ़ी सारे दिए गए हैं, 7 क्षेत्र आपके दिए गए हैं। ठीक है, अब 7 क्षेत्र ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, और इसमें राइट ऑप्शन भूमध्य रेख ही माना गया है, लेकिन ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कैंसिल हुआ था। क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचे? ट्रायसिक, जुरासिक, क्रीटेशस, परमियस। यहाँ पे जो पीबी द्वारा जुरासिक सही ऑप्शन माना गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ है। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी अवश्य अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं। देखिए, पृथ्वी के भूगर्भ इतिहास में जिस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार के होते, देखिए जान लीजिए, होडियन और आर्कियन पृथ्वी के इतिहास का पहला युग, जिसकी शुरुआत लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व सौर निहारिका से हुई। ज़्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे। ये भी प्रश्न कैंसिल हुआ था। काफ़ी सारे प्रश्न कैंसिल हुए हैं, ये भी प्रश्न कैंसिल हुआ है। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? अब देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला दिया गया है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में होता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं, या जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कैंसिल क्यों हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है। ठीक है, तो 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा का अनुभव किया जाता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। क्या होते हैं? सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस कैंसिल हुआ है। ये भी आपका जो है क्वेश्चंस कैंसिल हुआ है। एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, क्योंकि, जी हाँ, एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। क्या होता है? पृथ्वी की ओर होता है, इसके वजह से दिखाई देता है। और ऑप्शंस में दिया नहीं है, घूर्णन की दिशा पृथ्वी के समान ही है, ऐसा दिया गया है। तो राइट ऑप्शन इसका जो होता है कि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, इसलिए पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है। ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगला है जो कि यह भी आपका प्रश्न कैंसिल हुआ था। पवन अपघर्षण द्वारा पालिश, रेत, विस्फोटित और सांचे में ढला कंकड़ किस रूप में जाना जाता है? त्रिकोण, त्रिकोणिका, इंसेलबर्ग या टीबा। तो पवन अपघर्षण द्वारा पालिश, रेत, विस्फोटिक और सांचे से ढला जो कंकड़ है, किस रूप में जाना जाता है? पीबी ने यहाँ पे त्रिकोणक माना है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ है। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका कैंसिल हुआ है। खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी है, किसके बीच की औसत दूरी? सूर्य और पृथ्वी।
क्या होगा? शूर और पृथ्वी या पृथ्वी और शूर, फोर्थ ऑप्शन। ये भी आपका कैंसिल हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी के इलाकों में खालिस्तान दिशाओं के चक्रवात संबंधी गड़बड़ी का अंतर्वाय होगा। वह होगा पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ साथ खालिस्तान जो इससे गुजरने वाले वस्तु को आगे बढ़ाएगी वह क्या है? साथ साथ बढ़े। भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ साथ बढ़ेगा जो इससे गुजरने वाले वस्तु को आगे बढ़ाएगा। तो बढ़ेगा वाला ऑप्शन सही कर लेना। निम्नलिखित किस राज्य में धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क स्थित है? सभी लोग बताइए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। किस राज्य में धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, असम, मिजोरम, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क सिपाही जोला वन्यजीव अभयारण्य जो कि त्रिपुरा भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो त्रिपुरा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। आमतौर पर जल सतहों की तुलना में भूमि सतह अधिक तेजी से गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि पानी की विशिष्ट जो ऊष्मा है वह भूमि से क्या होती है? अधिक होती है। सेकंड वाला ऑप्शन सही कर लेना। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य के साथ है? तो सभी लोग जानते हैं गुजरात। जी हाँ, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा जिस राज्य के साथ है वह राज्य आपका गुजरात। और टोटल यहाँ पे जो है 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट है गुजरात राज्य की। इसके बाद अगला है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति में किस नाम से जाना जाता है? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है उसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर, ना कि उपसौर, ठीक है। तो अपसौर करता है। और जब सबसे नज़दीक होती है उसे उपसौर कहते हैं, जब दूर होती है तो अपसौर कहते हैं। अप यानी ऊपर, उप यानी नीचे। उपसौर यानी नज़दीक, अपसौर यानी दूर, 2 चीज़ें समझ लेना है। अगला प्रश्न है, हवाओं का मौसमी परिवर्तन किसकी समान विशेषता है? तो केवल मानसून जलवायु की समान विशेषता है। अगला, चट्टानों में खनिज तल या परतों में होते हैं। किस चट्टानों में? तो अवसादी चट्टानों में खनिज तल और परत होते हैं। अवसादी चट्टानों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श है क्योंकि काली मिट्टी जो होती है यह नमी को बरकरार रख सकती है। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना। अगला है, देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन खालिस्तान विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो विज्ञान और तकनीक के अंतर्गत कार्य करता है। पाक जल डमरू मध्य भारत से खालिस्तान को अलग करता है। किसको अलग करता है? श्रीलंका को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? वह आपका उड़ीसा राज्य है। बॉक्साइट का संबंध उड़ीसा राज्य से सर्वोपरि है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये तीनों छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ साझा करते हैं, लेकिन बिहार नहीं करता है। बिहार किन राज्यों की सीमा का साझा करता है ये भी जानना जरूरी है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अक्षांश के समांतरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? अक्षांश के समांतरों के संबंध में देखिए, अक्षांश के समांतर के संबंध में कि समान अक्षांशों के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को विशालतम के समांतर के रूप में जाना जाता है। वे भूमध्य रेखा से प्रारंभ होते हैं, इसके समांतर चलते हैं और ग्लोब पर सभी समांतर वृत्तों के रूप में खींचे जाते हैं। ये तीनों सही देखे गए, लेकिन सभी समांतर लंबाई में समान है। यह अक्षांश के समांतर से संबंधित आपका कथन गलत दिया गया है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? और वह आपका है असम। अगला है, निपटान के स्थानिक विश्लेषण में आर्यन इक्वल टू 2.15 यह इंगित करता है किस प्रकार का निपटान व्यवस्था है? तो यूनिफॉर्म। अगला है, एलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? तो एलो पीपल के रूप में मोंगोलॉइड्स जाना जाता है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? तो भारत का सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मनुष्य का पर इसकी कहा है? तो हरलेन बारो ने कहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भूगोल में मानवतावादी दृष्टिकोण का संस्थापक माना जाता है? यूफू त्यान को माना जाता है। आप भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो ज़रूर एक बार अपने माइंड में रिवाइंड कीजिए, क्या आपने इन क्वेश्चनों को सामना किया है। लोरेंज वक्र किसने तैयार किया? तो मैक्स यू लोरेंज के नाम से ही तैयार किया। इनके लोरेंज इन्हीं के नाम से, जैसे लुई ब्रेल है, ठीक है, लिपि है जो ब्रेल लिपि इन्हीं के नाम से, इसी प्रकार लोरेंज वक्र जो है आपके मैक्स यू लोरेंज के नाम से है। खाड़ी की धाराएं निम्नलिखित महासागरों में किसकी धाराएं हैं? तो खाड़ी की धाराएं जो है महासागरों में उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। शिला पदार्थ रॉक सामग्री का टूटना, मिटना, हटाना आमतौर पर खाली स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो अनाच्छादन के रूप में संदर्भित किया जाता है। मौसम से मौसम परिवर्तन पर दिन के समय रात के समय के मध्य में भिन्नताएं निम्न कारण से होती है। किसके कारण से होती है? तो नत अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम को क्या होगा? उत्तर से दक्षिण तक जो सही हमारी पर्वत श्रृंखला का होगा वह आपका है फोर्थ ऑप्शन, परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखला का जो क्रम हो जाता है वह क्रम आपका है परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, इसके बाद बाह्य हिमालय। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रभा मंडल खाली स्थान में प्रकाश के अपवर्तन द्वारा होता है, तो पच्छाभ मेघों के बर्फ क्रिस्टल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों को पढ़ना है, उत्तर देकर आपका कौन सा विकल्प सही है। कथन दिया गया है, वायुमंडल से अनावृत शैल में उपस्थित खनिज परिवर्तन के अधीन नहीं होता है। ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाओं में से एक है। देखिए, पहला कथन हमारा गलत दिया गया है। वायुमंडल से अनावृत शैल में उपस्थित खनिज परिवर्तन के अधीन नहीं होता है, क्योंकि अधीन होता है, तो यह पहला विकल्प गलत दिया गया है। ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाओं में से एक है, दूसरा कथन सही दिया गया है। तो पहला कथन गलत, दूसरा सही, थर्ड वाला ऑप्शन को सही कर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, दिए गए कथनों को पढ़ना है और उत्तर देना है, विकल्प में कौन सा सही होगा। सूर्य की छोटी तरंगें पृथ्वी में आंशिक रूप से प्रवेश करती हैं और वायुमंडल को उष्मित करती हैं। सूर्य से उष्मित पृथ्वी की सतह विस्तारित तरंगें उत्पन्न करती हैं जो परस्पर प्रभाव डालती हैं, वायुमंडल को उष्मित करती हैं। यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, दोनों कथन हमारे यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दिए गए कथनों को उत्तर देना है, कौन सा विकल्प सही है, ये भी आपका कथन है, कथन से रिलेटेड प्रश्न है। और कथन क्या दिया गया है,
सेल जो ऊष्मा और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कांतीय सेलों के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। स्लेट एक तरह का कांतीय सेल है। दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन को सही कर लेना है, दोनों कथन सही दिए गए हैं। इसके बाद आपका अगला है, कथन दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में उच्च तापमान विसंगति पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। उत्तरी गोलार्ध में अंतर ऊष्मयन अनुपस्थित होता है, ये कथन गलत है। तो पहला ही कथन सही है, दूसरा गलत है। तो कथन एक सही है और कथन दो गलत है। फोर्थ ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला कथन जो दिया गया है, वितलीय सेल अंतर्वेधी प्रकार के आग्नेय सेल हैं। यह बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि आसपास के सेल मैग्मा के अंतर्वेधन के चारों ओर रोधन के रूप में कार्य करते हैं। तो दोनों कथन हमारे सही दिए गए। तो दोनों कथन सही, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चयन कर लेना है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को किसके रूप में जाना जाता है? तो पायरोक्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ज्वालामुखी जो होती हैं उनसे जो धूल राख उत्पन्न होती सामग्री होती है, आपके उसे पायरोक्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कम ज्वार और उच्च ज्वार के बीच ऊंचाई में लंबवत अंतर किससे संदर्भित होता है? तो कम ज्वार और उच्च ज्वार के बीच लंबाई में लंबवत अंतर जिससे संदर्भित होता है वह आपके ज्वरीय परास से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से अधिकतम जैव विविधता किसमें पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो जैव विविधता है वह आपके अमेजन बेसिन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चावल की फसल की खेती उस उत्पादन करती है SO2 को, CH4 को, CFCS CO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को, मीथेन को, CFC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो चावल की फसल की खेती जो होती है वह आपके मीथेन का उत्पादन करती है, CH4 का उत्पादन करती है। केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो प्रति चक्रवात कहा जाता है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला, हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधनों में समृद्ध नहीं है, क्यों समृद्ध है? जो हिमालयी क्षेत्र है वह खनिज संसाधनों में समृद्ध नहीं है, क्यों नहीं, इसका रीजन बताना है। ठीक है, देखिए इसके लिए इसलिए समृद्ध नहीं है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शैलीय परत के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है, इसे जटिल बना दिया है, इसलिए हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधनों में समृद्ध नहीं है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वनस्पति द्वारा वातावरण में नमी मिलाई जाती है किसके रूप में जानी जाती है? तो यह वाष्प उत्सर्जन के रूप में जानी जाती है। जी, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वनस्पति द्वारा वातावरण में नमी मिलाई जाती है वाष्पन उत्सर्जन के रूप में जानी जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा स्थलीय ऊष्मा वायु में स्थानांतरित हो जाती है किसके रूप में जानी जाती है? तो यह चालन के रूप में जानी जाती है। मैग्रो के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों संघ शासित प्रदेशों में से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। जब भी मैग्रो वन की बात की जाती है पश्चिम बंगाल का नाम सर्वोपरि ही आ जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। अगला जो प्रश्न है, भूकंप में देशांतर अनुप्रस्थ और सतह तरंगें यहाँ उत्पन्न होती हैं, कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? भूकंप में जो देशांतर अनुप्रस्थ और सतह तरंगें होती हैं वह आपके पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में क्या होता है? पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में उत्पन्न होती हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की अनुढाल गति को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की अनुढाल गति को ही पदार्थ संचालन कहा जाता है। पदार्थ संचलन, पहला ऑप्शन सही कर लेना। शिमला में अमृतसर से अधिक ठंड है, हालांकि दोनों समान अक्षांश पर हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है
क्योंकि अमृतसर की तुलना में शिमला समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है। अमृतसर की तुलना में शिमला जो है समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए अमृतसर से अधिक ठंड शिमला में पड़ती है। शहरीकरण का टेम्पो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है? तो शहरीकरण का टेम्पो जो है ये शहरीकरण गति का उपाय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है वह हमें चयन करना है। पहला विकल्प है भूमध्य रेखा में स्पष्ट भूभाग तेजी से ठीक हो जाता है। पहला ही आपका कथन गलत दिया गया है। बाकी जो कथन है, स्थित समुदायों में एक रेडवुड वन उच्च ऊंचाई पर एक देवदार वन शामिल है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र जीवित रहने के लिए अधिकतम जैव सन्निहित और स्थिरता की तरफ अग्रसर होता है। भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों ऑप्शन सही कथन दिए गए हैं। जो पहला कथन ये हमारा गलत दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मौसमी विषमता का अधिकतम क्या है? तो मौसमी विषमता का जो अधिकतम कहलाता है वह मध्य अक्षांश में कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे बड़ा क्षेत्रफल आच्छादित करते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात करेंगे। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सबसे बड़ा क्षेत्रफल आच्छादित करता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी किशोर जनसंख्या 0 से लेकर 14 वर्ष का अनुपात क्या है? तो कुल जनसंख्या का 30.76% आपका है। कुल जनसंख्या का जो है 30% कह सकते हैं या 31% जो है जुवेनाइल पॉपुलेशन है, यानी किशोरियों की जनसंख्या है। इसलिए हमारा भारत युवाओं का भारत कहलाता है, युवाओं का देश कहलाता है। बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है? तो बेलफास्ट जहाज निर्माण उद्योग के लिए मशहूर है। उष्णकटिबंधीय मानसून भूमि में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या होता है? कृषि होती है। अगर अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय जो द्वीप हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सभी कोरल मूल के। किसके हैं? सभी जो हैं कोरल मूल के। डेक्कन की बेसाल्ट परतें क्या इंगित करती हैं? तो डेक्कन की जो बेसाल्ट परतें हैं दोस्तों ये दूरस्थ अतीत में विशाल ज्वालामुखी विस्फोट को इंगित करती हैं। टेलीग्राम से जुड़ते रहिएगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित होती है? तो लोहा की बात करेंगे। प्रमुख मध्य महासागर चोटियों में से एक किस में पाया जाता है? एक मध्य अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है उसी को ही क्या कहा जाता है? उसी को ही लावा कहा जाता है। समताप रेखाएं खाली स्थान समान किसकी रेखाएं होती हैं? तो जो समताप रेखाएं होती हैं वह समान तापमान की रेखाएं होती हैं, इसीलिए समताप रेखाएं। समान ताप, प्रश्न पर ही उत्तर हमें क्लियर समझ आ रहा है। पश्चिमी घाटों में उत्तर से दक्षिण तक दर्रे के सही अनुक्रम को क्या चिन्हित करना है? तो पश्चिम घाटों से उत्तर से दक्षिण की ओर जो दर्रे हैं, पहला आपका थल घाट है, फिर भोर घाट है, फिर आपका पाल घाट है। तो थल, भोर और पाल घाट। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता है? तो भारत की जलवायु भूमध्य रेखा से निकटता, मानसून, भारतीय महासागर की उपस्थिति इस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन सागर की लहरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघों में लंबवत, लंबी, संकीर्ण और स्थूलता जैसी विशेषताएं हैं? वह आपका है मेघपुंज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोधित जन्मदर के बारे में सही नहीं दिया गया है?
जी हाँ, 4 कथन आपके स्क्रीन पर दिए गए, तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? देखिए, इसका उपयोग विभिन्न जनसंख्या विशेषताओं वाले 2 देशों के बीच प्रजनन स्तर की तुलना के लिए नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। यह प्रजनन क्षमता का मानकीकृत उपाय है, यह कथन आपका गलत दिया गया है। यह प्रजनन क्षमता का मानकीकृत उपाय आपका नहीं है। यह आबादी की आयुलिंग संरचना को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह किसी भी दी गई भौगोलिक इकाई में प्रति 1000 जनसंख्या पर व्यक्त किया जाता है। तो पहला, तीसरा, चौथा ये सही कथन है, और अशोधित जन्म दर से संबंधित में सेकंड जो गलत है, यह कथन सही नहीं दिया गया है। इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान नकारात्मक गिरावट दर हुई है? किस राज्य में? तो ये दोस्तों नागालैंड। जी हाँ, भारत के नागालैंड राज्य में 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान नकारात्मक गिरावट दरें हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों की नहीं होती है? देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों की जो व्यवस्था होती है वह उथले घाटियों के माध्यम से प्रवाह में होती है, मौसमी प्रवाह होती है, थोड़ी कटावदार गतिविधि होती है। देखिए, घुमावदार प्रवृत्ति अक्सर अपने तटों को स्थानांतरित करना, यह प्रायद्वीपीय नदियों में नहीं होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को अवशोषित करती है? वह कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वायुमंडल में जो है CO2 गैस जो है सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को अवशोषित करती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवस्थापन पैटर्न नदियों के संगम पर पाया जाता है? वह कहलाता है त्रिकोणीय पैटर्न। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई संरक्षित जैवमंडल परियोजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं था? तो कौन कौन से आपके उद्देश्य हैं जैवमंडल परियोजना के? यूनेस्को की बात करेंगे तो शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करना, लंबे समय तक आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना, ये हैं। लेकिन कृषि को दीर्घकालिक बनाना, ये आपके यूनेस्को द्वारा जो है संरक्षित जैवमंडल परियोजना का उद्देश्य नहीं है। इस सतह का कौन सा क्षेत्र तपावरोधन की उच्चतम मात्रा प्राप्त करता है? वह कहलाता है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। पृथ्वी की सतह का उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान क्षेत्र जो है तपावरोधन की उच्चतम मात्रा को प्राप्त करता है। तो रेगिस्तान की ही बात करेंगे, लेकिन उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का मुख्य जगह नहीं है? तो जैव विविधता का मुख्य जगह पूर्वी हिमालय है, भारत म्यांमार है और पश्चिमी घाट है। आपका पूर्वी घाट नहीं है। तो जैव विविधता का जो मुख्य जगह है वह पूर्वी घाट नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। अगला, यूनेस्को मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, मन्नार की खाड़ी हिस्सा है, सुंदरवन है और नीलगिरी, ये तीनों हिस्सा है, लेकिन आपका शेष नाला आपका हिस्सा नहीं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन को सही कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन जो है मरुस्थलीय वनस्पति का एक उदाहरण है? तो एकासिया और कैक्टस, ये क्या है आपके मरुस्थलीय वनस्पति के एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की रोशनी को अधिक परावर्तित करता है? वह ताजा बर्फ से आच्छादित भूमि। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के महासागरों की सतह से संपर्क में है? तो वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी के महासागरों के सतह के संपर्क में है, वह कहलाती है क्षोभ मंडल, जो सबसे निचली परत कहलाती है। अगला है, भूमध्य सागर निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा है? तो भूमध्य सागर जो है आपके लेबनान की सीमा है। वेनेजुएला महासागर धाराएं किस तट के साथ पाई जाती हैं? तो वेनेजुएला महासागर की जो धाराएं हैं वह अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ जो है पाई जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना।
अगला, तनाव के कारण नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक ओर से ऊपर धकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह किसके रूप में संदर्भित करता है? तो तनाव के कारण नीचे फेंके गए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक ओर से ऊपर धकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह किस रूप में संदर्भित करता है? तो यह समान भ्रंश के रूप को संदर्भित कर रहा है। अगला है, अंतर उष्णकटिबंधीय डोड्रम्स किसका एक क्षेत्र है? यह दोस्तों आपके अभिसरण का एक क्षेत्र हो जाता है। हार्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग किस पर स्थित है? तो हार्स जो अक्षांश है वह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना। आमतौर पर पृथ्वी के किस भाग पर वाष्पीकरण अधिक होता है? तो आमतौर पर देखा जाए पृथ्वी के जो है भूमध्यवर्ती महाद्वीप भाग पर जो है वाष्पीकरण अधिक होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी के दौरान बहुत अधिक तापमान होने के कारण दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु स्थिति उत्पन्न होती है या उत्पन्न करता है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी के दौरान अधिक तापमान होने के कारण दक्षिण में जो है मानसून सफलता की जलवायु स्थिति उत्पन्न करती है। तो मानसून सफलता की बात करते हैं। अगला, तड़ित और गर्जन परिणामी प्रभाव क्या होता है? तड़ित यानी जब बारिश होती है, तड़ित जो आवाज़ आती है, बिजली जो तड़कती है, गर्जन जो होता है, इसका परिणामी प्रभाव क्या होते हैं ये आपको बताना है। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो परिणामी हमारा प्रभाव होता है, एक उच्च घनत्व बादल में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश विद्युत आयन होते हैं। जब यह परस्पर प्रभाव डालते हैं तो प्रकाश और ध्वनि एक साथ उत्पादित होती है, लेकिन प्रकाश की चाल अधिक होती है जिससे प्रकाश पर बिजली पहले चमकती है और ध्वनि की चाल धीमी होती है इसलिए आवाज़ बाद में आती है। अगला, दून घाटी चावल उगाने में सक्षम है। तो दून जो घाटी है वह चावल उगाने में क्यों सक्षम है? क्योंकि घाटी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ गर्मियाँ गर्म होती है, सिंचाई के लिए बर्फ़ का पिघला हुआ पानी होता है। वहाँ गर्मियाँ गर्म होती हैं लेकिन सिंचाई के लिए बर्फ़ का पिघला हुआ पानी होता है, इसलिए चावल उगाने में यह आपका दून घाटी सक्षम है। भूगर्भीय समय पैमाने पर मध्यजीवी युग में निम्न कालों में कौन सा नहीं है? तो ट्राइएसिक, जुरैसिक और चाकमय, ये तीनों जो है भूगर्भीय समय पैमाने पर मध्यजीवी युग में निम्न काल हैं, लेकिन आपका कार्बनी नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची दी गई है। सूची में कूट हमें बताना है। पहली सूची में दिया गया है बुशमैन, पागमे, एस्किमो और गोंड, भारत, अलास्का, जैर, नामीबिया। देखिए, आदिवासी समूह दिया गया है, क्षेत्र और प्रदेश दिया गया है और नीचे आपका कूटनीक दिया गया है कि कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा वह होगा बुशमैन, नामीबिया। बुशमैन जो आदिवासी समूह है नामीबिया में है और जो आपका पागमी है यह जैर से संबंधित है, पागमी जनजाति। एस्किमो जनजाति आपके अलास्का, ग्रीनलैंड से संबंधित है और गोंड जनजाति भारत से, यह सभी जानते हैं। तो एस का संबंध पहले से है, तो S1 देखिए दो ही में दिया गया है, एक पहले में दिया गया है, एक फोर्थ में दिया गया है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा, P4Q3R2S1। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। इसमें भी सूची दी गई है। पहले सूची में विशेषताएं दी गई हैं, दूसरे में अवधारणाएं दी गई हैं। समान समय, समान सूर्य प्रकाश, समान बादल, समान वर्षण, इनकी किस अवधारणाएं की विशेषता है ये आपको कमेंट करके बताना है। और नीचे आपका कूट दिया गया है, 4 कूट दिए गए हैं, कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा, देखिए जो समान समय है वह आपको हो जाएगा
समकालांतर हो जाएगा। समान समय मतलब सब कालांतर। इसके बाद समान सूर्य प्रकाश, ये किसका हो जाएगा? सम सूर्य प्रकाश रेखा। समान मतलब सम। इसके बाद आपका हो जाएगा समान बादल मतलब सम मेघ रेखा। बादल मेघ का संबंध है। समान वर्षण मतलब समवर्षा रेखा। बहुत ही सिंपल सा दिया गया था, सब मेल खा रहे हैं। समान समय मतलब समान कालांतर। समान सूर्य प्रकाश मतलब सम सूर्य प्रकाश रेखा। समान बादल मतलब सम मेघ रेखा। समान वर्षण मतलब समवर्षा रेखा। बहुत ही सिंपल है, सभी से बन गया होगा। लेकिन अब अगला दिया गया है वृक्ष के प्रकार और इनके एरियल क्षेत्र दिए गए। नीचे आपका कोट दिया गया, कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए सही होगा, सागौन के जो होते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है? मानसूनी वन से। चंदन जो है कर्नाटक। देवदार जो है जम्मू कश्मीर। और महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय भूमि से संबंधित है। तो ये आपका जो नीचे कूट दिए गए हैं, कूट में जो पहला दिया गया वह सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले में सूची दी गई है। पहले सूची में है समलवण रेखा, समताप रेखा, समवर्षा रेखा, समदाब रेखा। दूसरे में वर्षा, लवणता, तापमान, दाब। बहुत ही सिंपल सा ये भी आपका है। 4 कूट दिए गए हैं। 4 कूट में जो आपका सही होगा वह आपको कमेंट करके बताना है। तो समलवण रेखा मतलब लवणता आपके प्रश्न पर ही दिया गया है। ठीक है, तो समलवण मतलब लवण रेखा की बात करेंगे। समताप रेखा मतलब तापमान से संबंधित है। समान वर्षा रेखा वर्षा से संबंधित है। और समदाब रेखा दाब से संबंधित। तो ये सिंपल सा, ये भी आपका है, सिंपल सा दिया गया था। अगला प्रश्न है मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है, ये किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो ये दोस्तों आपके इसी सिंपल द्वारा। जी हाँ, मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है, यह इसी सिंपल द्वारा परिभाषित किया गया था। अवसादी चट्टानें अंततः किससे प्राप्त की जाती हैं? तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं वह अंततः आपके अग्नेय चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त की जाती हैं। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर जियोग्राफी के 100 क्वेश्चंस किए और इसके पहले भी हम 50 क्वेश्चंस किए, जो आपके संपूर्ण जो है आपके सिलेबस का हमने इस पेपर को कंप्लीट किया। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा पेपर। और आज जो रहेगा जियोग्राफी का हमने किया। इसके पहले हमने हिंदी का पेपर किया था, इंड स्क्रीन पर ऑलरेडी दे दिया गया है। इसी तरह सारे पेपर करेंगे और डेली वाइज करेंगे। ये दोस्तों जो दोबारा एग्ज़ाम हुआ था 1 फरवरी 2019 में 9:30 बजे का जो पेपर था, उसका ये हमने सॉल्व पेपर किया, पूरा आंसर किया, आपके सामने रखा। आई होप आप अच्छे तरीके समझ गए होंगे। और भी इसी तरह सारे सब्जेक्ट के लिए डे बाय डे पेपर, प्रीवियस पेपर, सॉल्व पेपर पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, अपने टीटी फैमिली से जुड़े रहें। और इसके बाद हम आगामी क्लास भी करने वाले हैं, जो सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली वीडियो पर, अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।